यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनका भी आज बीएसएफ के लिए एग्ज़ाम है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। 10 सितंबर को पेपर होना था। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा जाए। जिनके भी अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम इस मंथ में आपका नॉर्सेट वालों का पेपर है, आई होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। जिन्होंने मेडिकल नर्सेस आपका शॉर्ट्स चैनल और ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। शॉर्ट्स चैनल पे आपको नॉलेज बेस्ड कुछ वीडियो अपडेट किए जाते हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं, जिसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो डिस्कस किया जाता है और विथ एनिमेशन के। वहाँ आपको थ्योरी कम रहेगी, लेकिन एनिमेशन के थ्रू ऐसे लगेगा जैसी जो चीज़ लाइव चल रही हो। तो वो आप जाके ज़रूर देखना। एक थोड़ा सा मेरा एक नया प्रयास है कि इस चीज़ जो नर्सिंग के अलावा मतलब मेडिकल फील्ड में ही जो टॉपिक हैं, आप यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस देखते हैं, लेकिन आपको कुछ नॉलेज बेस्ड, इवन जो कॉलेज में भी जो पढ़ते हैं, इवन जो लोग नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, उनके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कल मैंने आपको G20 समिट से रिलेट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो प्लीज़ आप लोग उन क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर कीजिए और इससे रिलेट करती हुई जो भी नए नए एग्रीमेंट साइन होंगे या फिर कुछ नई चीज़ें होंगी तो वो भी आपको अपडेट कर दी जाएंगी। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो यहाँ पे एडल्ट्स की बात की जा रही है कि यदि एडल्ट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप देते हैं तो सेफ साइट कौन सी होगी, मतलब कौन सी मसल्स में देंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल से मसल्स में दिए जाते हैं, तो जो सेफ मसल्स है वो कौन सी होगी। वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लेटरलिस, डोर्सोग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस मसल। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वहाँ पे दिए जाएंगे जहाँ पे मसल्स एक तो ज़्यादा हों, ताकि मसल ज़्यादा रहेंगी तभी आप नर्व इंजरी है जो नर्व इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में नर्व डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं वो कहाँ पे दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं वेंट्रोग्लूटियल रीजन में। कहाँ पर? वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में। अब यदि वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं तो कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ये भी आपको आ सकता है। तो यदि वेंट्रोग्लूटियल मतलब बटक्स में जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहाँ पर जो मसल डैमेज होने के चांसेस जो नर्व डैमेज होने के चांसेस होंगे वो होती है सियाटिक नर्व, सबसे बड़ी नर्व। और जो बहुत सारे लोग गांव में आपने सुना होगा साइटिका, हिंदी में इसको साइटिका कहेंगे, लेकिन जो सियाटिक नर्व है ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी नर्व है और वो डैमेज होने के चांसेस रहते किससे, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में यदि आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया तो। लेकिन सबसे सेफ साइट क्या है, वेंट्रोग्लूटियल। यदि यही चीज़ इन्फेंसी में पूछें या फिर इन्फेंट में पूछें तो है वास्टस लेटरलिस। दोनों चीज़ें याद रखना, वेंट्रोग्लूटियल फॉर एडल्ट्स फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और वास्टस लेटरलिस साइट फॉर इन्फेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज, when a nurse enters the patient room for the administering medication, she noticed that the patient food remained on the table. Helping the patient in providing food and then administering the medication is an act of। तो एज अ नर्स आप पेशेंट के रूम में जाते हैं, देखते हैं कि उसको आप मेडिकेशन लगाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए गए हैं, लेकिन देखते हैं कि उसका खाना ज्यों का त्यों रखा हुआ है टेबल पर। तो आप यहाँ पे उसको पहले खाना खिलाने में हेल्प करेंगे, देन आफ्टर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये क्या है, बेनिफिशियंस है, मालफिशियंस है, नॉन मालफिशियंस है या फिर अकाउंटेबिलिटी है। क्या है यहाँ पर, एज अ नर्स आपने पर्सन की हेल्प की है, फिर मेडिकेशन लगाई है, तो ना तो मालफिशियंस है ना ही नॉन मालफिशियंस है। क्या है, बेनिफिशियंस। क्या होगा, बेनिफिशियंस। मतलब यहाँ पर इसमें पेशेंट का भी बेनिफिट है। बेनिफिशियंस का मतलब ये है कि आप हेल्प करना उसको बिना हार्म पहुँचाए, उसकी परमिशन के साथ में। तो क्या है, बेनिफिशियंस। मालफिशियंस का मतलब है इट मीन्स डू नो हार्म्स। नॉन मालफिशियंस का मतलब है कि आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। फिर मालफिशियंस मतलब हार्मिंग और एविल, जानबूझकर कुछ ऐसी गलती करना वो जिससे मरीज को नुकसान हो सकता है, डांट दें आप उसको या फिर उसको मार दें, तो ये सब क्या है, मालफिशियंस है। अकाउंटेबिलिटी
वन बीइंग आंसरेबल फॉर एक्शन ड्यूरिंग द नर्सिंग प्रैक्टिस, मतलब यदि आप कुछ भी पूछते हैं तो आपको आंसर करता है, वो क्या है यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ टू मच सोडियम में अकर, देयरफॉर द नर्स टू असिस्ट द क्लाइंट फॉर। तो यदि हीमोडायलिसिस करते हैं आप, हीमोडायलिसिस होता है यदि मरीज का, तो उसके लिए जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सोडियम भी रिमूव हो जाएगा साथ में। ऐसा तो है नहीं कि कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट निकले बाकी रह जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हीमोडायलिसिस में सोडियम का लॉस होगा। तो अब सोडियम का लॉस यदि होता है तो यहाँ पर क्या साइन आप चेक करेंगे, मसल क्रैम्प्स, चोबोस्टिक साइन, इंक्रीज्ड टेम्परेचर या फिर नन ऑफ द अबव। हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पूछा है कि क्या देखने को मिलेगा। हीमोडायलिसिस में क्या हो गया, सोडियम आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकल गया। अब यहाँ पर सोडियम किसके लिए ज़रूरी है, तो है आपकी मसल्स के लिए। चोबोस्टिक साइन तो टिटेनिंग का साइन हो गया, कैल्शियम की कमी के कारण होगा। यहाँ पर जो साइन आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, मसल क्रैम्प्स। क्या होगा, मसल क्रैम्प्स होगा, बीपी लो होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम की कमी हो रही है बॉडी में, इसलिए। तो यहाँ पर सोडियम की कमी यदि होती है तो क्या होगा, हाइपोटेंशन और साथ ही साथ मसल क्रैम्प्स। ये क्वेश्चन नॉरसेट में आ चुका है, फर्स्ट टाइम नॉरसेट हुआ था तब। नेक्स्ट इज अ मल्टीपैरस क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट सी इज यूजिंग मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन डेपो-प्रोवेरा मतलब कि अंतरा फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप मरीज को एडवाइस करेंगे कि आप और क्या लें। क्वेश्चन में मल्टी पैरस क्लाइंट मतलब उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर वो डेपो-प्रोवेरा और अंतरा को एज अ कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ कर रही है। तो एज अ नर्स आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि इसके साथ आप क्या लीजिए, विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक या फिर कैल्शियम, क्या लेने के लिए और एडवाइस करेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पर आप यदि कोई मरीज डेपो-प्रोवेरा लेती है तो उसको क्या साथ में लेने के लिए एडवाइस करेंगे, कैल्शियम। क्या करेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, जब भी आप कोई भी हार्मोनल मेडिकेशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, हड्डियों में वो डेंसिटी, बोन डेंसिटी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। मान लीजिए कि थायराइड वाला मरीज भी है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसको कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण मसल्स हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा कैल्शियम के कारण। तो यहाँ पर भी आपको यदि कोई लेडी अंतरा या डेपो-प्रोवेरा लेती है तो यहाँ पे आप उसको कैल्शियम लेने के लिए इंसिस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीपैरस वूमेन है, पहली चीज़। दूसरा, उसमें कैल्शियम की कमी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोनल टैबलेट ली जाती हैं वो इनका एक साइड इफेक्ट ही है कि आपकी बॉडी में बोन डेंसिटी घटाने का काम करती हैं, बोन्स वीक होंगी धीरे धीरे, तो बाहर से कैल्शियम दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाना है और साथ ही साथ मल्टीपैरस वूमेन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कैल्शियम लेने के लिए एडवाइस करेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा इस तरीके का, यदि क्वेश्चन आता है कि मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट के साथ में डॉक्टर और एज अ नर्स आप क्या बताएंगे, क्या ज़्यादा लीजिए, तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स इज। तो लंग्स में कैंसर का अर्ली साइन क्या है, हीमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इंड्रोइंग या फिर परसिस्टेंट कफ। तो क्या लंग कैंसर का साइन पूछा है, तो लंग कैंसर का अर्ली साइन होगा परसिस्टेंट कफ मतलब कंटिन्यूअस खांसी का आना। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो है लैरिंग्स के लिए, किसके लिए, लैरिंग्स के लिए। हीमोप्टाइसिस का मतलब है कि लंग्स से ब्लड का आना। नेक्स्ट है यहाँ पर चेस्ट इंड्रोइंग, तो ये देखने को मिलता है निमोनिया में, लेकिन अर्ली साइन है लंग्स कैंसर का, तो क्या है यहाँ पर, वो है परसिस्टेंट कफ। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम मदर टू फीटस इट इज नोन एज। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, फीटस को ट्रांसफ़र होती है, तो वो क्या है, ड्रॉपलेट है, व्हीकल बॉर्न है,
फॉमिट बॉर्न की वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको, या तो डायरेक्ट पूछेंगे कि माँ से बच्चे को होने वाला इन्फेक्शन क्या है, या फिर किस तरीके से ट्रांसमिट होगा। तो जो इन्फेक्शन छींकने, खांसने या फिर ड्रॉपलेट से, आपके जब आप छींकते हैं, खांसते हैं तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उसके थ्रू फैलेगा, तो वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि किसी दूसरे के थ्रू आपकी बॉडी में जाएगा, वो क्या है, व्हीकल बॉर्न। फॉमिट का मतलब कोविड में फॉमिट बॉर्न बहुत कंसीडर किया गया था, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस से कुछ सामान पर चिपक कर आ जाए और आप उसको टच कर लें तो आपको वायरस मिल जाए, तो क्या है, फॉमिट। वर्टिकल का मतलब है डायरेक्ट माँ से बच्चे में होने वाला ट्रांसमिशन। कौन सा? डायरेक्ट माँ से बच्चे में होने वाला ट्रांसमिशन, तो क्या है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है यहाँ पर कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, ए क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 4 टाइप की पल्स दी हुई हैं, ये भी खूब आती हैं। कोलैप्सिंग पल्स को और क्या कहेंगे आप? बाउंडिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, बाइजेमिनल पल्स, या फिर पल्स अल्ट्रेशन। क्या कहेंगे कोलैप्सिंग पल्स के लिए? कौन सा टर्म यूज़ करेंगे आप? कोलैप्सिंग पल्स का मतलब है यहाँ पर वाटर हैमर पल्स। क्या है? वाटर हैमर पल्स। ये जनरली aortic रिगर्जिटेशन का भी साइन है। यदि aorta में जो ब्लड है दोबारा से वापस जैसे रिगर्जिटेट होगा, दोबारा से वापस फिल्डअप होगा, उसके लिए यहाँ पे साइन कंसीडर किया गया है, वाटर हैमर पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। तो यहाँ पर पल्स क्या है, या तो बाउंडिंग में रहेगी या बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी और एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसके लिए क्या कहा गया है? वाटर हैमर पल्स और कोलैप्सिंग पल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल्स। तो आँखों के डायलेटेशन के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाएगी? प्यूपिल को डायलेट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन अपनाएंगे? मायोटिक्स, माइड्रियाटिक, केरेटोलाइटिक, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए पूछें तब क्या कहना है? मायोटिक्स। यहाँ पर आपको कॉन्स्ट्रिक्ट के लिए पूछें तो क्या कहना है? मायोटिक। लेकिन डायलेटेशन के लिए पूछें तो क्या है? माइड्रियाटिक्स एजेंट। डायलेट के लिए माइड्रियाटिक और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए पूछें तो मायोटिक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का कॉजेटिव एजेंट क्या है? पैरामिक्सोवायरस, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस, बोथ, या फिर HPV। गैस गैंग्रीन का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। क्या है? क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। और एक जो आपको एग्जाम में तो ये आता है कि गैस गैंग्रीन होगा कैसे, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया वो क्या है? क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। और ये सीधा डायरेक्टली नेक्रोसिस करके उस पार्ट को जहाँ पे भी होता है उसको सीधा एम्पुटेट करवाने की नौबत आ जाती है। किसके कारण? क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस, जो कि गैस गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट इज वेलफ्लेक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस। वेलफ्लेक्स टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने, टाइफस, डेंगू, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो टाइफाइड के लिए तो होता है विडाल, टाइफाइड के लिए होता है विडाल। डेंगू के लिए अलग टेस्ट किए जाते हैं। टाइफस के लिए होगा वेलफ्लेक्स टेस्ट। कौन सा? टाइफस के लिए होगा वेलफ्लेक्स टेस्ट, जो कि नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, जो कि एंटी रिक्टीसियल एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए चेक किया जाएगा। क्या है यहाँ पर? टाइफस फीवर को रिक्टीसियल इन्फेक्शन है, जो कि यहाँ पर इस रिक्टीसिया को डायग्नोस करने के लिए वेलफ्लेक्स टेस्ट है जो किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो टाइफस का पॉजिटिव एजेंट है, टाइफस को क्या कहा जाता है? लुईस बॉर्न टाइफस रिक्टीसिया। किसके थ्रू होगा? रिक्टीसिया। और जो एक तरीके से बॉडी जो इन्फेक्टेड लाइस हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करेंगी उसके कारण। नेक्स्ट वन, विच इज द ऑर्गन ऑफ अधेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किस में चिपक के, अधेशन का मतलब है चिपकना, अटैच होना। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन है उनके? कैप्सूल, फिम्ब्री, फ्लैजिला, या फिर साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के जो कौन से ऑर्गन पार्ट हैं जो अधेशन में हेल्प करेंगे, किसी चीज़ से जुड़ने में, चिपकने में हेल्प करेंगे? वो होंगी फिम्ब्री। क्या होंगी? फिम्ब्री और पिलाई। 9 मंथ से लेके
बच्चे की एज 15 साल तक। तो जब हम MMR वैक्सीन ही देते हैं तो जब बच्चे की एज कितनी हो जानी चाहिए, 9 मंथ कंप्लीट हो जाने चाहिए। 9 मंथ 2 डेज 3 डेज 15 डेज एटलीस्ट पूरे 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, क्या है, MR वैक्सीनेशन कैंपेन है, इसमें जो एज रखी गई थी वो थी 9 महीने से लेके 15 साल तक, जिसमें जो भी बच्चे ऑलरेडी MM और MMR वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए कैंपेन है जो लगाया गया था। तो यहाँ पर आपको MR वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पर याद रखना है एज 9 महीने से लेके कितनी 9 मंथ लेकिन 15 साल से कम। 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए लेकिन 15 साल से कम एज है जो रहनी चाहिए। और जो यहाँ पर नेशनल MR वैक्सीन का कैंपेन है, आई थिंक फर्स्ट टाइम 2017 के आसपास लगाया गया था, लेकिन आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना कि जो MR वैक्सीन है इसका जो एज है तो मुझे कंफर्म है कि 9 महीने कंप्लीट होना चाहिए लेकिन 15 साल से कम होना चाहिए एज। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज बाय प्रोजेस्टासाइड पर डे इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था जो हार्मोनल IUCD डिवाइस थी उसमें। तो जो क्वांटिटी होती है हार्मोन की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है प्रोजेस्टासाइड, तो प्रोजेस्टासाइड जो पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी। तो जो प्रोजेस्टासाइड होती है पर डे रिलीज करती है 65 म्यूजी हार्मोन। कितना, 65 म्यूजी हार्मोन। ये रही यहाँ पर डिवाइस, आपको डिवाइस की इमेज याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। कॉमनली इसमें जो टोटल प्रोजेस्टेरोन होता है वो होता है 38 mg, कितना 38 mg, 38 mg। लेकिन यदि पर डे इसके रिलीज करने की बात करें तो पर डे 65 म्यूजी हार्मोन है जो रिलीज करेगा। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा प्रोजेस्टासाइड का, ये क्या करेगा, जो थिक प्लग बनाएगा किसका, म्यूकस का, सर्वाइकल उसके यहाँ पर, जिससे जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट ना कर पाए। जब प्लग बन जाएगा सर्वाइकल ओस क्लोज की जाएगी म्यूकस से, थिक म्यूकस प्लग से, तो जो स्पर्म है वो क्या होंगे, वो पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगे, अंदर ही नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है, म्यूकस को थिक करना जिससे सर्वाइकल ओस को क्लोज किया जा सके। पर डे कितना रिलीज करेगी, 65 म्यूजी, और टोटल कितना होता है इसमें 38 mg। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU 486। RU 486 को लेके सही पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, हैज एफिनिटी फॉर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, सिंगल डोज ऑफ 10 mg प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन 90% केसेस, या फिर कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। RU 486 इसका दूसरा नाम क्या है, मीफेप्रोस्टोन। अब आपको जिनको RU 486 पता नहीं है तो मैं बता दूं इसका दूसरा नाम है मीफेप्रोस्टोन, और ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और ये क्या करेगी, इसके बारे में लेके जो सही पॉइंट है वो क्या है, वो है कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। क्या होगा, कॉज द डिले मेंस्ट्रुएशन। RU 486 और मीफेप्रोस्टोन, it is a medication typically used in combination with misoprostol to bring about an abortion during the pregnancy। यदि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मिसोप्रोस्टोल के साथ में मीफेप्रोस्टोन 486 को है जो दिया जाएगा, और इसका जो कॉम्बिनेशन है 97% है जो इफेक्टिव होगा। तो अब बात आती है मीफेप्रोस्टोन की, तो ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करने का काम नहीं करेगी, और ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के प्रति क्या है, एफिलिएट है। यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करने का काम करेगी। इम्प्लांटेशन को, जो डेसिडुआ में सेडिंग हुई है, स्लगिंग हुआ है, तो उसको इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करेगी। सिंगल डोज इसका कितना होता है, 10 mg प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यदि RU 486 को लिया जाए तो ये 10 mg तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी 99.1% केस में। लेकिन ये मेनली जो RU 486 मेडिसिन है किसके लिए यूज़ की जाती है, अबॉर्शन के लिए। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसी को अवॉइड करने में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। तो विटामिन ए को जो वेजिटेबल सोर्स है क्या कहा जाएगा, रेटिनॉल, कैरोटीन, पेंटोथोनिक एसिड या फिर कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन A, D, E के सभी क्या है,
फैट सॉल्यूबल विटामिन है, लेकिन विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स क्या कहलाएगा? कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। और यदि एनिमल सोर्स पूछे, याद रखें आप, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछा है तो कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन। यदि एनिमल सोर्स, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं उसके थ्रू आपको विटामिन मिलेगा तो वो होगा रेटिनॉल। दोनों याद रखना है। कैरोटीन है वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मिलेगा विटामिन ए का टाइप, और जो रेटिनॉल है जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उनके लिए जो मिलेगा वो होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच एंटीबॉडी इज एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एट कोलेस्ट्रम? तो कोलेस्ट्रम में सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीबॉडी कौन सी है? IgG, IgM, IgA या फिर IgE? आज के लिए आपको क्वेश्चन है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि किस में रहेगा? ह्यूमन मिल्क में और कोलेस्ट्रम में रहेगा। तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है जो कोलेस्ट्रम में कौन सा है? तो कोलेस्ट्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में होगा IgG। कौन सा? IgG। नेक्स्ट है यहाँ पर, मिल्क सीक्रेशन इन ब्रेस्ट ऑफ मदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मदर्स। तो यहाँ पर जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, लैक्टेटिंग मदर है, तो जो मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है ब्रेस्ट में, तो मदर के किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस करेगा या फिर डिपेंड करेगा? न्यूट्रिशनल स्टेट, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हार्मोनल स्टेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मिल्क का सीक्रेशन जो ब्रेस्ट से हो रहा है, कोलेस्ट्रम निकल रहा है, तो ये डिपेंड करेगा माँ के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर। माँ यदि कुपोषित है तो ब्रेस्ट से मिल्क निकलना है जो ना के बराबर होगा। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब माँ की कंडीशन कैसी है। हार्मोनल स्टेट का मतलब है कितना ऑक्सीटोसिन, कितना प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो रिलीज किए जा रहे हैं इस पर भी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज, लेट डाउन रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। लेट डाउन रिफ्लेक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिल्क सीक्रेशन के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए, मिल्क एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर मिल्क डाइजेशन के लिए। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स है, क्या है? लेट डाउन रिफ्लेक्स है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा मिल्क इजेक्शन के लिए। लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्टिंग रिफ्लेक्स वो क्या है यहाँ पर? वो होगा ऑक्सीटोसिन के थ्रू, और प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? प्रोलैक्टिन के थ्रू। नेक्स्ट है, ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है, एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ओन एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में, यहाँ पर ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है? एसिटाइल कोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी? रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रहेगा, क्या है यहाँ पर? जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगी? इन रिसेप्टर को खत्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में, तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी? कम हो जाएंगी। कैसी होंगी? कम होंगी। जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा? जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना, और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका वजन कितना है? 2 किलो 900 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या होगा? बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है? लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेट बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है? तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी,
बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। किसमें? लो बर्थ वेट बेबीज़ में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है। और जेस्टेशनल एज क्या रही हो? कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है? 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ। तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं तो क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल MUAC दैट मीन्स मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है? क्या है? नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस से कितना होता है? 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर। कितना होगा? सरकमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ से? मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की बात की जाए कितना होगा? 9 to 11 सेंटीमीटर। कितना होगा? 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर। फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर। तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेट टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की तो ग्रीन बैंड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है? हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है? बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है दैट मीन्स क्या है? बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में दैट मीन्स बच्चा क्या है? मॉडरेट मालनरिश्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है? बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड, सीवियर मालनरिश्ड है और बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप। तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 डेज, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है? तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो। कौन सी? 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके क्या है? ओबम, जो कि 0 to 14 डेज आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो, जो कि 14 दिन से 8 वीक तक। क्या कहलाएगा? 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है? 14 डेज to 8 वीक्स तक, देन 8 वीक्स to बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। क्या होगा? पोस्ट नेटल पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 डेज तक का। अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 डेज तक के। यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा। टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के। एडोलसेंट में 10 ईयर to 19 ईयर्स अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे।
फिर आता है अर्ली एडोलेसेंट पीरियड, मिडिल एडोलेसेंट पीरियड एंड लेट एडोलेसेंट पीरियड। तो एडोलेसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट। एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो आपको इनके लिए भी याद रखना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है, कितनी पल्स रेट होगी? 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है तो कितनी होगी? 80 से 130 पर मिनट। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का तो 90 से 120, और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120, बच्चा है चिल्ड्रन है तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। कॉजेटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। क्या है? टिटनस का कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया? क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टेटेनी यहाँ पर किस में है जो सरवाइव नहीं कर पाएगा? तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा? क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स, क्या हैं? स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीज़ें मर जाएंगी। ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में, जलाने से भी। तो जो चीज़ यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा? 3rd बी, 4th ए, 2nd ए या फिर 4th बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा। तो वो होगा 4th ए। कौन सा होगा? 4th ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज 4th होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है? रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा? 4th ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से? सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आया तो 4th ए, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा 4th बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है 4th ए। यदि कहें यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है? 4th बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट PPBS मोर देन 200, FBS मोर देन 110 और PPBS 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा? यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल
और जो पोस्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा, मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन, पर्सन हुज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्टेड एज। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है रहा यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 to 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से, उसमें अंडरवेट में। किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपके हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं, क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में सिम्टम है कोरिएजा में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स, मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा, बच्चे को HIV भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या फिर 1952।
तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब? 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए? वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और इस 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल। क्या है? विड्रावल मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा? विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाएगा इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ की वो आ सकती है। तो IQ का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए? मेंटल रिटार्डेशन के लिए। एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको IQ रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी। जितना कम IQ होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35, और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का IQ लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको IQ लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है? टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए। कौन सी? आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलोमोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं? आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है एक हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी? क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी हैं। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइट, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट। ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर एलएनजी और मेरेना, एलएनजी और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, एक क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या हो? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मेरेना और एलएनजी। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन आईयूडी में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर-टी 380A, कॉपर-टी 200B, मल्टीलोड और नोवा-टी। ये सब किसकी हैं? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पाइरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या हैं? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी आईयूसीडी हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब होगा रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर
कॉपर T380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ, तो कॉपर T380A आईयूडी है जो कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में, 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। आईयूडी का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन आपके सीएचओ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी है, माला डी से किस तरीके से डिफर है, तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे, तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से, 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स पीओपीज के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में 1 बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स, लॉकफेम और सेंटोक्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्ज़ाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा। और जब आईओपी बढ़ता है, आईओपी का मतलब है आँखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये आईओपी के कारण ही होगा। जो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी जीके की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे। बाय बाय।